नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र पे लेके चलता हूँ, उन बहुत ही खूबसूरत हसीन वादियों में जो गिलगित बल्तिस्तान में है। मेरा सफ़र शुरू होता है पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 23 मार्च को। सन अभी नहीं बताऊँगा। सुबह का वक्त था और मैं एयरपोर्ट पहुँचा। हल्की ठंडक थी। 7:30 बजे हमारा एक छोटा सा जहाज़ 48 सीट का फॉकर 27, जो छोटे पंखे होते हैं उसमें 48 पैसेंजर बैठते हैं, और हम वहाँ से टेक ऑफ हुए। और वो जहाज़ पहाड़ों पे से उड़ता हुआ काफ़ी ऊपर, काफ़ी क्लाइंब कर गया। उसके बावजूद मैंने देखा कि कुछ पहाड़ जो थे हमारी बाईं तरफ थे, और एयरक्राफ्ट हमारा जा रहा था, और वैली के अंदर से पहाड़ उससे भी ऊंचे थे। तो मेरे साइड में एक साहब बैठे थे। मैंने इनसे पूछा कि ये जो पहाड़ है, बिल्कुल बर्फीले पहाड़, एकदम ऊंचे पहाड़, ये कौन सी रेंजेस हैं? तो उन्होंने बताया कि ये केटू माउंटेन है, जिसको नंगा पर्वत कहते हैं, और गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम भी है, और सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट के बाद ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। लोग यहाँ पे माउंटेनिंग करने के लिए जाते हैं। उन पहाड़ियों में से होता हुआ हमारा एयरक्राफ्ट 1 घंटा कुछ 15 मिनट के आसपास सफ़र करके एक बहुत बड़ी वैली के बीच में पहुंचता है। चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ थीं और एक बहुत ही चौड़ी वैली। दाहिनी तरफ रिवर थी, जिसको इंदस रिवर कहते हैं, और हमारे जहाज़ ने एक चक्कर लगाया। नीचे हमको एयरपोर्ट नज़र आया, जो स्कर्दू एयरपोर्ट था। चारों तरफ बर्फ़ थी, कुछ डेजर्ट भी नज़र आ रहा था, रेतीला। कुछ जीपें खड़ी नज़र आ रही थी, कुछ घोड़े पे भी लोग बैठे नज़र आ रहे थे। एयरक्राफ्ट हमारा लैंड हुआ। एक मुझे अंदर से अजीब फीलिंग थी। मैं पहली बार अपने फादर की, अपने लोगों की, अपने ददिहाल में आया था। मैं अपने आप को, मैं क्या बताऊं, मेरा कितना खुशकिस्मत कि ये या बहुत ही मेरा वो दिन था जिस दिन मैं अपने ददिहाल में कदम रख रहा था। जहाज़ लैंड होकर आता है, पार्क होता है, सारे पैसेंजर खड़े हो जाते हैं, लेकिन पैसेंजर 2-3 उतरे होंगे, उससे पहले ही 2 लोग बाहर से अंदर चले आए उस जहाज़ के अंदर, और काफ़ी लंबे थे, और वो ऐसे ऐसे देखते हुए हमारी तरफ बढ़ते हुए आए। तो मैं पहचान गया, वो हमारे सबसे बड़े, हमारे ताया के बेटे थे। उनका इंतकाल हो चुका, उनकी डेथ हो चुकी है। मरहूम सैयद सज्जाद हुसैन मूसवी, सरफराज उनका टाइटल था। मैं भी खड़ा हो गया और उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। हम एक दूसरे को पहचानते थे, क्योंकि हमारी फ़ोटोएँ आती जाती थी चिट्ठियों में, ख़तों में, लेटर्स में। साथ में और भी हमारे रिश्तेदार थे, हमको लेकर बाहर आए। एक हुजूम था, और पता नहीं क्या क्या नारे लगा रहे थे वो लोग। हमको हाथों हाथ लिए हुए थे। एक ने आकर मेरा टैग ले लिया कि मैं सामान लेकर आ रहा हूँ, आप आइए। पता नहीं कौन कौन से हमारे रिश्तेदार थे। मैं नहीं समझता हूँ, कोई 40 से 50 लोग थे। सब जीपों में बैठे हुए, कुछ घोड़े पे थे, जो आए थे दूर से हमको देखने के लिए कि शाह हसन का बेटा आया है। मेरे फादर का नाम शाह हसन, और उनकी डेथ के बाद मैं पहली बार, क्या मैं ज़िंदगी में पहली बार अपने फादर की जगह पर मैं आया। मेरी ददिहाल, मेरे ताया, मेरी ताई, मेरे चचेरे भाई, मेरे कज़िन सारे वहाँ मौजूद थे, मुझे लेने आए थे। मेरे ताया तो नहीं आए थे। और हमारा सफ़र शुरू हुआ। स्कर्दू एयरपोर्ट से निकला। मुझे आज तक याद है, जब हम एयरपोर्ट से निकले तो बाईं तरफ हम मुड़ गए थे, और सीधे रोड स्कर्दू जो बस्ती है वहाँ से 6-7 किलोमीटर थी उस वक्त, तो 8 किलोमीटर कह लीजिएगा। हम बस्ती में पहुँचे तो हमसे कहा गया कि आगे हमारी एंट्री होनी है, और वो शायद डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस था बाज़ार में। वहाँ जा कर के गाड़ियाँ रुकी, काफ़िला काफ़ी लंबा था। उसके बाद हमको बताया कि यहाँ नहीं है, वो सामने SHO है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एंट्री होगी। हम वहाँ गए, हमारे कज़िन लोग हमको लेकर के गए, और वहाँ पे रजिस्टर खरीद कर आया नया। पहली बार उसमें कॉलम खींचे गए, बनाए गए, और उसमें मेरा नाम, मेरे फादर का नाम, मेरा एड्रेस और पासपोर्ट नंबर, कहाँ से आया, इंडिया से आया, उस सब कुछ उन्होंने एंट्री करी। हमारे कज़िन थे, उनके सिग्नेचर लिए उन्होंने। मेरे लिए बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था, और लोग मुझे घूर घूर कैसे देख रहे थे कि बस पूछिए मत कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। खैर, वो हमारा सफ़र शुरू हुआ, और जीप के रास्ते से हम निकले।
हमको बताते जा रहे थे कि भाई दाहिनी तरफ भी हमारा एक बस्ती है, ये ओल्डिंग कहते हैं, ये हमारे यहाँ पे रिश्तेदार हैं काफ़ी। फिर वो सड़क हमारी शुरू हुई, वहाँ से हमारा गांव गोल जो है 40 किलोमीटर दूर यानी 25 मील था। और वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते, उस जीप को चलाना वहाँ के ड्राइवर्स का, मैं हैरान था कि इतने ख़तरनाक दुर्दांत इलाके के अंदर नीचे हज़ारों फीट नीचे साथ साथ में सिंध नदी भी बह रही है, और उसके ऐसे कटाव ऐसे रास्ते, उसमें से जीप ऐसे वैसे करते हुए हमको फिर एक बस्ती पड़ी, हुसैनाबाद शायद उसका नाम था, उसको पार किया। उसके बाद फिर हम आए नारथांग पड़ा, एकदम रेतीला पथरीला सीधा फ्लैट। वो नदी काफ़ी थोड़ी सी दूर हो चुकी थी, उसके ऊपर से हमारी चलती हुई जीप बिल्कुल हिलती डुलती बड़ी कम स्पीड में चल रही थी, ख़तरनाक रास्ते थे। हमको लेके जब पहुँचे तो हम काफ़ी ऊँचे थे, तो सामने नीचे एक वैली से नज़र आ रही थी, उसमें हरियाली थी। हमको बताया गया कि वो हमारा गांव है गोल, और ये जो सड़क है ये सीधे जा रही है हिंदुस्तान, करगिल को जा रही है, आगे खपलू तक के जा रही है। मैं अपनी फीलिंग बता नहीं सकता हूँ, वो मंजर देख करके। चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ, बहुत ही खूबसूरत, और लोग भी बहुत ही खूबसूरत हसीन, मर्द भी वहाँ के बहुत लंबे चौड़े। मेरे जो कजिन थे वो भी मेरे ख्याल से 6 फीट 2 इंच की उनकी हाइट रही होगी, काफ़ी बलशाली वहाँ के लोग, अच्छी शक्ल सूरतों के। मेरा जो आना इस तरह से हुआ, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, एकदम भावुक था, अपने खून अपने ब्लड के बीच में। खैर किसी तरह हम नीचे पहुँचते हैं, बल खाती हुई सड़क। तो हमारे जो गोल से पहले थोड़े काफ़ी टर्न है, उसके बाद नीचे पहुँची तो सामने बाज़ार, लंबे लंबे पेड़, उसके बीच में जाके गाड़ी रुकी। उस बाज़ार का नाम था चश्मा बाज़ार, जो गोल की मेन बाज़ार थी, उसी रोड पे थी बाज़ार, चश्मा बाज़ार के नाम से। वहाँ नारे लगा रहे थे लोगों ने, बस नहीं गोद में उठा ले, हमको लेते हुए चल दिए। दरिया की तरफ जो रास्ता सिंध की तरफ जाता था, सिंध नदी की तरफ, उस तरफ, इधर पहाड़ियाँ थी, उस तरफ हमारा घर, हमको लेके चल दिए। सब खेतों में से रास्ते, बहुत ही खूबसूरत मंजर। उसमें मैंने देखा एक बुद्धिस्ट हमको पैगोडा नजर आया, तो मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने बताया हमारी इमामबाड़गा है, ये कभी बुद्धिस्ट टेम्पल होगा, लेकिन हमने इसको इमामबाड़ा बना दिया क्योंकि शिया कम्युनिटी ज़्यादा है गिलगित बल्तिस्तान में, तो बड़ा एहतराम करते हैं वहाँ पर मजहबी चीज़ों का, बेहरमती या बेइज्जती उसकी नहीं करते हैं, बेदबी नहीं करते हैं। तो मुझे अच्छा सा लगा देख करके। खैर वो हमको घर ले गए। घर में हमारी ताई, हमारे ताया मरहूम, उनका इंतकाल हो गया। मेरे आने के 6 साल बाद उनका ही इंतकाल हो गया था, और उस वक्त उनकी तकरीबन 92-93 ईयर्स की एज थी, और उनको बोली नहीं आती थी, उर्दू हिंदी नहीं बोल सकते थे। उन्होंने हमको गले लगाया, मैं जार रोया उनसे सीने से लग करके। साथ साथ में छोटे छोटे बच्चे थे जो हमारे भतीजे थे, हमारे कज़िन के बच्चे थे, वो भी साथ साथ थे। हमको बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे, मैं कहाँ से आया। मैं उन लोगों सबके बीच में एक एलियन सा था। हिंदुस्तान से इतना लंबा सफ़र करके आना उनके बीच में, तो एलियन ही हुआ ना। खैर एलियन तो नहीं कह सकते, वो तो हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा ब्लड, हमारे सभी लोग हैं। वो ज़मीन है जो हमारे ख़ानदान की है, जो हमारे दादा ने बांटी थी हमारे फादर को। मेरे ताया मरहूम सैयद मेहंदी शाह, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, हमारी ताई, वो भी सब लोग बहुत रोए हमसे मिल करके। हमारे घर में और सारे रिश्तेदार थे, हमारी बहन भी आई हुई थी जो मैरिड थी, और हमारे बहनोई थे, वो भी आए थे, कज़िन, वो दूर शिगर से आए थे। वो शिगर दूर है वहाँ से काफ़ी, सिर्फ हमारा इंतज़ार था सबको। और सब लोगों ने बैठ करके कहा भाई अब आराम कर लो। मैंने कहा मैं तो जहाज़ से आ रहा हूँ। हाँ, जीप से आने में ज़रूर मेरा थोड़ा सा थकन हो गई थी, और हमको फिर खाने पीने का इंतज़ाम था। अब वो बल्तिस्तान के जो खाने थे थोड़े बहुत तो मैंने खाए थे, क्योंकि नैनीताल में भी हमारे एक चाचा रहते हैं और बहुत से हमारे रिश्तेदार हैं, और कुछ हमारे अजीज़दार देहरादून में भी रहते हैं, तो खानों का मुझे अंदाज़ा था। लेकिन जब मैंने वहाँ का खाना खाया, मोटी ठलटक बनती है रोटी, जो कभी ख़राब नहीं होती है, दूध और घी में गूंदी जाती है। ठलटक बोलते हैं हमारे यहाँ, बहुत ही स्पेशल होती है। मार होता घी जिसमें वो डुबो के खाई जाती है, और साथ में सफ़ एक कतनी करी टाइप का, और शाबले बने हुए थे, अज़ुक थी, एक मीठी डिश थी, तथा बहुत ही अच्छे पकवान बनती हमारे लिए बनाए गए थे। हमने खाना खाया, उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने आराम किया। लेकिन मेरा दिल ये कर रहा था मैं किसी तरह बाहर निकल जाऊं, इस मंज़र को देखूं, उस जगह को देखूं, और उन जगहों पे जाऊं जहां पे हमारे, जैसा बताया गया था, मेरे फादर यहाँ खेलते थे, यहाँ बैठते थे हमारे यहाँ। मुझे उस सब जगह जाना था, और घर के उन जगहों, कमरों को भी देखना था जाकर के जहाँ वो सोते थे। वो थोड़ा सा, ये जो घर था नया बना रखा था मेरे ताए ने, वो हमारा घर दूसरा मिला हुआ था, बिल्कुल नदी के किनारे, नीचे हज़ारों फीट इंदस रिवर बह रही, हमारा घर बिल्कुल नदी के किनारे। शाम को फिर हमको लेकर के हमारे कज़िन कहा कि हम लोगों से मिलाने आपको ले चलते हैं, गोल गाँव के काफ़ी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। फिर हम निकले तो फिर हमारे साथ हुजूम, भीड़ हमारे साथ साथ चल रही थी, 20-30 लोग थे। तो चश्मा बाज़ार आ गए, वहाँ हमको बहुत ही अच्छी सी चाय पिलाई गई, और वो ख़ास बल्तिस्तानी चाय थी। और वहाँ पर
हमसे कहा गया कि आगा इनायत साहब ऊपर थे, वो अरबा इकराम, और उनसे ज़रूर मिलने चल के। फिर हम उनके यहाँ सलाम करने के लिए गए आगा इनायत साहब के यहाँ, और उन्होंने भी हमको चाय पिलाई और लोग सब हमारे साथ इकट्ठा थे। फिर हमको सलाम करके फिर हम नीचे आ गए और हमने कहा थोड़ा सा वॉक करते हैं टूवर्ड्स जो रोड जा रही थी हमारे इंडिया की तरफ, वहाँ पे थोड़ा फ्लैट है हमारे गोल के अंदर। फिर हम वॉक करते, थोड़ा शाम ढलने से पहले हम जाने लगे। तो फिर रास्ते में हमको एक साहब और मिल गए, मास्टर साहब थे जमशेद, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको सलाम मास्टर साहब को। और उनका प्राइमरी स्कूल ऊपर नज़र आ रहा था कि यहाँ ये पढ़ाते हैं जमशेद, और उनके चाचा कज़न उनके भी यहाँ पे नैनीताल में हैं, उनकी भी रिश्तेदारी। तो वो बड़े अच्छे इंसान, वो मेरे सफ़र मेरे साथ काफ़ी रहे, वो भी हमारे साथ हो गए। और हम लोग जब गए तो सामने एक करीबन आधे किलोमीटर के बाद एक ब्रिज था, जो हैंगिंग ब्रिज टाइप का था, जो लेफ्ट को रोड गई थी, नदी को पार कर रही थी। तो मुझे बताया गया कि ये रास्ता क्रिस्क और उसको जाता है खपलू को, यूगो भी जाता है शायद मेरे ख्याल से, और सीधी रोड जो है ये करगिल को जा रही है। इस तरह से वो हमारी शाम गुजर गई। और बहुत चीज़ें मैंने एक थोड़े टाइम के अंदर, ये समझ लिए मेरे पहुंचने के 5 से 6 घंटे के अंदर मुझे अंदाज़ा हो गया। मौसम का ठंडक लेकिन काफ़ी थी वहाँ पर, क्योंकि मार्च का महीना था और वहाँ पे बर्फ़ होती है पहाड़ों पे, नीचे भी बर्फ़ थी काफ़ी। और सुबह हमारा जो दूसरा दिन था हमारा, वो मेरे लिए एक अजीब तजुर्बा लेकर आया। और सुबह ही वहाँ पर बहुत जल्दी सब लोग उड़ जाते हैं। मैंने देखा कि मेरे ताया तकरीबन 92 उनकी 93 साल की उम्र थी, और मैं क्या याक होता है, उसका बच्चा भागा चला जा रहा था, वो उसके पीछे जा रहे थे। मैं उनकी ताकत, यानी कि वहाँ के लोगों की एक तो एज बहुत होती है और बहुत ही वो ताकतवर होते हैं। और आप सुन के बड़े हैरान रहेंगे कि मुझे एक चीज़ बताई गई है भी, मैंने देखी भी है, कि वहाँ पे दांत दोबारा निकलना शुरू हो जाते हैं बुजुर्गवार के। ये बड़ा अजीब लगेगा आपको सुन करके। उनके पूरे दांत थे, कोई नकली दांत नहीं, और इतनी ताकत थी उनकी। भागते गए, उसको उन्होंने पकड़ लिया, उसको याक के बच्चों को खींचते लिए चले आ रहे। मैं तो हैरान रह गया देख करके, इस उम्र के अंदर। खुदा उनको, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं हैरान था कि इतनी उम्र के अंदर इतनी ताकत, वहाँ के लोगों में बड़ी ताकत है। वो मेरे लिए मंजर बड़ा अजीब गरीब था। हम सुना करते थे बचपन में, मेरी वालदा बताती थी कि भाई वहाँ के किस्से ऐसे, बल्तिस्तान के बल्ती के लोगों की ताकत बहुत होती। वो हमको देखने से मिल गया। खैर, हमको नाश्ता कराइए। हम फिर सुबह हमारे काचो, जो सज्जाद भाई, हम लोग काचो कहते हैं, काका काचो यानी कि हमारे बड़े भाई को, काचो ने कहा कि हम साथ चलते हैं। मुझे मालूम हुआ कि काचो जो हैं वो गोल बस्ती के, हमारे गोल विलेज के पोस्टमैन भी हैं, उनका पोस्ट ऑफिस भी है। तो एक कमरे में पोस्ट ऑफिस था, मुझे ले गए पोस्ट ऑफिस दिखाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा था अंदर आओ पोस्ट ऑफिस। हिंदी में भी लिखा था, गुरुमुखी में लिखा था, उर्दू में लिखा था, इंग्लिश में भी लिखा था। उसको कलम चलाते रहे, इतने साल गुजर गए, उसको व्हाइट कलम, जब पुराना हो जाए व्हाइट कलम चला दे तो वो उसी तरह लिखा हुआ। टेढ़े मेढ़े अक्षर जरूर हो गया, अंदर औ हो गया, आओ के बजाय औ हो गया, लेकिन लिखा हुआ था। मैं बड़ा हैरान। फिर उन्होंने मोहर दिखाई कि मोहर जो गोल होती थी, ऐसे लगाई जाती है ठप्पा, उसमें बीच से निकाल दिया गया, कहने इसमें हरी सिंह की थी। और इसमें जो ये मोहर है, इसमें गोल विलेज का और स्कर्दू लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट, ये मोहर है। तब की मोहर आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े तजुर्बे की बात है। मेरे ख्याल से वो मोहरें अभी भी हमारे घर में वहाँ रखी होंगी। अगर अब तो घर पोस्ट ऑफिस बदल गया होगा, उनका इंतकाल हो गया, काफ़ी टाइम तक पोस्ट मास्टर रहे, और काफ़ी पढ़े लिखे थे, वो काबिल इंसान थे। इस बात से हैरान था कि राजा हरि सिंह को लोग बात ऐसे करते हैं कि जैसे लगता कल की बात है। महाराजा हरि सिंह को, उनके वजीर को, उनकी वजारत को, और वो हुंजा, वो अस्तोर और शिगर, जो उनकी सल्तनत थी, कह लीजिए आप, गिलगित, हुंजा, सब मतलब लोगों के बुजुर्गवार की ज़बान पर रटा हुआ एक एक सीन जैसे लगता आंखों देखा हाल। मैं एक एक चीज़ को सुन रहा था गौर से, जो हमारे ताया हमको बता रहे थे, हमारे काचो बैठ करके उसको ट्रांसलेट करते जा रहे थे। मैंने पूछा कि ये हुआ आखिर क्या। कहने वो जो हिंदुस्तानी कर्नल था वो हमारे यहाँ रहा, उसकी चोट लग गई थी। उन्होंने वो बात बताई जब मेजर ब्राउन ने हुंजा स्काउट और अस्तोर स्काउट के साथ मिल करके स्कर्दो पे हमला कर दिया था। स्कर्दो के जो किला था, जिसपे महाराजा का किला था, बिल्कुल दरिया सिंध के किनारे है, चारों तरफ से सिंध नदी बहती है, जहाँ पे इनका किला था महाराजा का, उस पर हमला कर दिया था, उस पर कब्जा करने के लिए। तो बल्तिस्तानियों ने मिलकर के उनको फाइट की थी। बल्तिस्तानी उनके साथ जाना नहीं चाह रहे थे, और बहुत सी मैंने किताबें पढ़ी, कुछ से कुछ लिखा। मैंने तो वहाँ एक एक का मैंने स्टेटमेंट लिया है
तो कहा नहीं, बल्तियों ने उनको बचाया है कर्नल को। 13 दिन तक के लोग अंडर सीज रहे, उनका खाना पीना नहीं था, बल्तियों ने खाना किले के अंदर पहुंचाया है। और मेजर ब्राउन की फौज को मदद करने के लिए पीछे से पाकिस्तानी आर्मी भी आ गई थी। और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ था, अलग हुआ था हिंदुस्तान से, तो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था उस वक्त वो ब्रिटिश था। वो ब्रिटिश आर्मी ने ब्राउन के कहने पे, बल्कि मैंने ये भी वहां बताया गया कि ब्राउन जब ट्रेनिंग करता था वो ब्रिटिश और जो जनरल था पाकिस्तान आर्मी का, उसके अंदर उसने काफी दिन ट्रेनिंग करी थी, काम किया था, तो मेजर ब्राउन के बहुत नजदीक था। तो मेजर ब्राउन और उन लोगों की साजिश थी कि साहब इसको जो है महाराजा को यहां से हटा दिया जाए पीछे और इस पोर्शन पर कब्जा कर लिया जाए। 95% 97% शियों की आबादी थी वहां पर, और उस वक्त उनको पता भी नहीं था कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया है। और जंग शुरू हुई तो बड़े हैरान हुए कि ये क्या बात है, तो हमारी आर्मी थी अचानक कैसे हुई, क्योंकि मेजर ब्राउन जो था वो अंडर द कमांड ऑफ लद्दाख जो सेंटर था और महाराजा का कंट्रोल था। लेकिन वो उसने वहां पे एक तरह से ये म्यूटनी करके यहाँ के ऑर्डर्स को नहीं माने, और उसने स्कर्दू किले के ऊपर हमला कर दिया और उसको 13 दिन तक लड़ता रहा। 13 दिन तक ये लोग अंदर रहे। फिर उस जनरल को जब मालूम हुआ कि ये जो कर्नल थापा हैं, कर्नल शमशेर थापा नाम है उनका, या कर्नल थापा नाम उनका शायद है, मैं इनको मुझे नाम जरा सा थोड़ा सा अभी इस वक्त स्लिप कर रहा है, क्योंकि वो बाद में यहाँ इंडियन आर्मी में महावीर चक्र भी उनको मिला था, वो ब्रिगेडियर हो गए थे। अभी 99 या 98 में उनकी डेथ हुई है। जब पता चला कि वो हैं तो जनरल उनको जानता था, उनका इनको निकलने दो, सेफ पैसेज दो, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी नहीं चाह रही थी कि ये कर्नल बच के जाए। बल्तियों ने निकाला इस किले से, उसमें हमारे रिश्तेदार भी थे और निकाल के लेकर आए हैं। ये गोल में ला के रखा गया इनको, गोल में उनका पीछा हुआ है, पाकिस्तानी सोल्जर इनका पीछा करे थे। उस वक्त के जो मिलिशिया टाइप के उनके सोल्जर थे, फुल ट्रेंड सोल्जर भी नहीं थे वो, और मेजर ब्राउन के सोल्जर भी थे। कहने को फिर दिया गया उनको, फिर यह था कि रास्ते में मार देंगे, लेकिन नॉर्थंग के इलाके से तक के ये लोग आगे आ चुके थे, वो लोग वहां पे आके अटक गए। नॉर्थंग जो मैंने अभी बताया था कि डेजर्ट है। और ये हमारे गोल गांव में मेरे ख्याल से जैसा मुझे बताया गया 11-12 दिन उनको रखा गया। काफ़ी घायल थे और उनको दवा जो भी दी जा सकती थी, जो मदद हो सकती थी, खान पान से लेकर सब कुछ। और उनके साथ एक भी सोल्जर नहीं था। जब इंडियन आर्मी पहुंची है, लद्दाख से भेजी गई है और गोल गई है, तो उनको वापस लेकर आई। गोल इनका एक्चुअली रास्ते में एक ट्रांजिट पॉइंट होता था उस टाइम के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे पानी मिलता था, चश्मे का फ्रेश वाटर मिलता था और वहाँ पे हरियाली थी, तो आर्मी वहाँ पे डेरा डालती थी। अगर वहाँ पे रेस्ट करती थी फिर आगे कूच करती थी स्कर्दू के लिए और गिलगित के लिए। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक हमारा जो गांव था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो महाराजा के टाइम। और उसी टाइम उन्होंने पोस्ट ऑफिस वगैरह भी बना दिया। हाँ, लाइट सड़कें अच्छी थी जब मैं गया था उस वक्त। बाद में लाइट सुना अभी आ गई है और सड़कें पक्की हो गई हैं, क्योंकि हमारे कजिन वगैरह और उनके बेटे वगैरह जो हैं सब हैं, वे सब पढ़े लिखे, हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है। तो ये जो बात है जो लोगों ने किताबों में लिखी है, पढ़ के लिखी है, मैं अपनी आंख से देख कर आया हूँ। मैं एक एक आदमी का स्टेटमेंट लेकर आया जो वहाँ पर हयात हैं, जिंदा, अभी भी एक साहब हैं, काफ़ी उनकी उम्र हो चुकी है। वहाँ तो 110 साल 115 साल बहुत आराम है, आराम से लोग जीते हैं और बातचीत करते रहते हैं साहब। मैंने हमारे ताया मरहूम सैयद मेहंदी शाह, वो हमसे ट्रांसलेट करना पड़ा था। वो हमसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि बिल्कुल होश हवास में, सब कुछ याद है। मेरे फादर का बचपन उनको बताया, एक एक बात बताई, शैतानियाँ बताई, खेलना कूदना बताया उनको। ऐसे मेरे फादर का सामान खोल कर दिखाया गया मुझे। मैं इसके आगे नहीं बात कर पाऊंगा, मैं कुछ और बात करता हूँ जो मेन हमारी है गिलगित बल्तिस्तान की। मैं 4 महीने रहा हूँ वहाँ पे। मैंने खाने का देखा, आप लोगों ने शायद सुना होगा, तो हमारे घर की फीमेल खाने पका रही, तो 10 रोटियाँ इतनी थलटक होती किनारे पका के रख दी गई। तो हमने देखा कि हमेशा हम तो खा पी भी लेते हैं और ये, लेकिन फिर भी पकती हैं। तो पता चला कि ये साहब ये ट्रेडिशन है, 10 एक्स्ट्रा पकाई जाती हैं। तो हमारी ताई ने ट्रांसलेट किया, बता दिया कि नहीं, हमने इसको पका के रखते हैं, तुम्हारी हिंदुस्तान की फौज आएगी यहाँ भूखी ना रहे, इसलिए हम लोग उसको पका के रखते हैं। जब महाराजा की भी फौज आती थी तो हम लोग यहाँ खाना उनको देते थे और यहाँ से खाना जाता था। लेकिन अभी हमको हिंदुस्तानी फौजों का इंतजार है, जब वो आएंगी तो हम उनको भूखे ना रहें, उनके लिए रोटी पकती। तो हर घर में 10 रोटी पकती है। मैं हैरान था सुन करके, मैं हैरान था। ये हमारे लिए एक बहुत ही
अजीब बात थी, तजुर्बे की बात थी। सबने किताबें लिखी, ये बात किसी ने आज तक ना लिखी। लोग गिलगित बल्तिस्तान को और बुक तो बहुत लिखते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, 75-85% तो उसके अंदर झूठ लिखा, टोटल फ्रॉड लिखा हुआ है। मैं चैलेंज करता हूँ, बहुत सी बातें बिल्कुल गलत लिखी हुई है, और बड़े बड़े राइटर हैं, उनको पेंगुइन ने तक उसको छापा है, लेकिन गलत है। जाके किसी ने नहीं देखा है कि जाकर वहां कोई राइटर लिखता, किसी ने लिखा है। और इंडियन राइटर में तो बिल्कुल नहीं गया है कोई, 47 के बाद से कोई नहीं गया राइटर्स। अब आता हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। स्कर्दू हमको आना हुआ, वो ओल्डिंग में हमारा एक रिश्तेदार था, रिश्ते से हमारा बहनों ही होता था, तो हमारी कजन सिस्टर की बेटी उसको भी आई हुई थी, वहां हमको जाना, उसने हमारा खाना वाना किया, फिर हमको घुमाने के लिए ले गया, सतपारा लेक ले गया। सतपारा लेक वहाँ की बड़ी खूबसूरत हसीन एक लेक है, चारों तरफ माउंटेन है, वहाँ पर काफ़ी माउंटेनर पहुँचते हैं, काफ़ी फॉरनर पहुँचते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है स्कर्दू के अंदर वो सतपारा लेक। फिर हमारे साथ कोई बुजुर्गवार थे साथ में, जो हमारे कज़न के साथ गए थे, काचो के साथ, उन्होंने भी हमको दूर जाके ऊपर चढ़ के जगह दिखाई। देखो वो जो दीवार दिख रही है, ये पत्थर लगे हुए हैं, इसके अंदर मंदिर था। तो वो पाकिस्तान आर्मी वो लोग जब आ रहे थे, तो उसको यहाँ पे एक हिंदू पंडित था, इसको यहाँ निकाला गया था, तो वो आखिर में गया है, तो उसको पत्थर लगा के मंदिर को बंद कर दिया कि देखे ना वो लोग सोल्जर। वो आज भी आज छुपा हुआ है यहाँ पर, वो शिव जी का मंदिर है। ये भी मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी कि यहाँ के लोगों में एहतराम बहुत है मजहब को लेकर के। अब मैं आपको बताता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के वो खासियत जो बहुत कम लोग जानते हैं। मैं भारत में, अब शायद गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र आ रहा है तो ज़रूर लोग उसको गूगल पर ढूंढ रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में खाने हैं सोने की, प्लेटिनम की, और प्रेशियस स्टोन है, सेमी प्रेशियस स्टोन है, पूरा भंडार है। 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, बहुत ही रिच है, हर तरह से रिच है। गिलगित के इलाके में जाइएगा तो वहाँ प्लेटिनम की खाने हैं। स्कर्दू के सराउंडिंग में हमारे यहाँ सोने की खाने हैं, और सोने का तो हाल ये है कि स्कर्दू से पहले रिवर मिलती है, शिगर रिवर ऊपर से आती है, जो इंदस रिवर में सिंध नदी में आके मिलती है। वहाँ पर लोग सैंड वॉश करके सोने के कण निकालते हैं। मुझे बताया गया कि करीबन 800 से 1200 केजी सैंड को वो वॉश कर लेते हैं सारे दिन में, 8-10 लोग, 12 लोग मिल करके, और उसमें 2-4 कण 10 कण निकल आते हैं। और साथ साथ में ये भी बताया गया अनऑफिशियली, मतलब कि साहब यहाँ का जो ठेकेदार है, ये सब काम इलीगल है वहाँ पर। 14 से 15 किलो सोना ये साल का निकाल लेते हैं। वो कहाँ जाता, क्या होता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान सरकार ने कोई इस तरह की खनन वगैरह ठीक से नहीं किया है, और जो करने की कोशिश किया है तो 75% से लेके 80% उनका जो है वेस्ट हो जाता है। इसलिए बड़ा एक्सपेंसिव उनको पड़ता है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है बहुत ज़्यादा। देखिए वहाँ पे कॉपर के खाने बहुत हैं, वहाँ पे जिंक की खाने वहाँ पर है, निकल के वहाँ पर खाने हैं, आपका प्लेटिनम मैंने गोल्ड बता दिया उसकी खाने हैं। इसी तरह प्रेशियस स्टोन में आ जाइए तो वहाँ पर टोपैज है, वहाँ पर आके सफ़ायर है, वहाँ पे एक्वामेरिन है, सेमी प्रेशियस में आता है, और आपके क्वार्ट्ज वहाँ पर है, और कैनाइट है, और टर्मलिन है। ये मतलब आम तौर पे है वहाँ पर खाने, मतलब मिनरल रिच है पूरा गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, बड़ी खासियत है। इसीलिए देखिए दुनिया के हर मुल्क की नज़र इसके ऊपर रही है। और इसकी खासियत क्या है, एक तरफ जाइएगा तो आपको हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, और दूसरी तरफ काराकोरम माउंटेन रेंजेस हैं, जिसमें से काराकोरम हाईवे निकाला है चाइना ने, और वो पहले कभी सिल्क रोड थी। सिल्क रोड एंशिएंट टाइम की है, ह्यूनसांग आया था सिल्क रोड से, वो हमारे बल्तिस्तान स्कर्दू से जाती है। हिस्टोरिकल भी इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसी तरह तीसरी तरफ आइएगा तो हिंद कुश पर्वत है। हिंद कुश पर्वत जो वेदों के अंदर भी इसका जिक्र है, यानी कि 3 रेंजेस मिलते हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान को चारों तरफ से। ये बड़ी बात है। और दुनिया की 10 टॉप हिल जो हैं, हाईएस्ट हिल है, वो गिलगित बल्तिस्तान में, सेकंड हाईएस्ट भी वहीं पर है, जिसको केटू पर्वत कहते हैं, नंगा पर्वत भी कहा जाता है। और एक बात और भी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो हमारे यहाँ वाटर है गिलगित बल्तिस्तान का, बहुत ही प्यूरिफाइड वाटर है, बहुत ही प्यूरिफाइड वाटर है।
काफ़ी एजेंसीज ने, इटालियन एजेंसी ने उस पर काफ़ी रिसर्च किया है। मुझे बताया गया कि यूएसजीएस ने भी इसको सर्टिफिकेशन किया है वहाँ के पानी को कि इतना प्योरीफाइड वर्ल्ड में कहीं नहीं है, सिर्फ पोलर रीजन के अंदर पाया जाता है ये ग्लेशियर वाटर। जो हमारे यहाँ प्योरीफाइड ग्लेशियर वाटर जो आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान के इलाके के अंदर, वो वर्ल्ड का सबसे प्योरेस्ट वाटर है, या उसके बाद पाया जाता है पोलर रीजन के अंदर, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। और ये एक तरह से देखिए कि एक संपदा है, एक कहते हैं कि ये तरह से पानी का इस तरह प्योरीफाइड होना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वहाँ लोगों की सेहत अच्छी है, वहाँ लोग की उम्र लंबी होती है, शक्ल सूरतें तो अच्छी हैं ही है। और देखिए वहाँ पे बड़ा मिक्स है कल्चर। वहाँ पर आप आइएगा तो मंगोलियन का भी आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको तिब्बतन का आपको मिलेगा, वहाँ पे कजाक लोगों का मिलेगा। अगर आप हुंजा साइड चले आएंगे तो वो बिल्कुल रशियन कजाक लोगों का कल्चर मिलेगा। फिर आप देखिए उसमें अफगान का बॉर्डर भी हमारा 126 किलोमीटर का अफगान का बॉर्डर हमारा मिला हुआ है। फिर कजाकिस्तान का मिला हुआ है, फिर इधर चाइना का मिला हुआ है जो पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया। फिर इधर आ जाइए राइट में तो अक्साई चाइना है जो लद्दाख से ऊपर है, जो उस पर चाइना ने कब्जा कर लिया था 62 की जंग में। फिर भारत हमारा करगिल का पूरा इलाका है, फिर पाकिस्तान का इलाका है। चारों तरफ से आप देखिए गौर करिए तो 5 कंट्रियों की सरहदें मिलती हैं गिलगित बल्तिस्तान से। और ये भारत का पार्ट है जिसको पिछली सरकार भूल चुकी थी, कभी क्लेम नहीं किया उन लोगों ने, उनको सिर्फ कश्मीर याद रहा। पीओके तो सबको पता है कि वो कबायली आए, उन्होंने उसको अलग से काट लिया, लेकिन किसी ने गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र भी नहीं किया पिछले 70 सालों के अंदर। और इन्होंने कश्मीर के अलावा तो जम्मू वालों का भी कभी जिक्र नहीं किया है। कश्मीर 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 करते रहे लोग हमारे यहाँ, लेकिन कभी क्लेम नहीं किया कि वो प्रॉपर्टी हमारी है। राजा हरि सिंह के साथ इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ था जिसमें उन लोगों ने इस चीज़ पे तय किया गया था और एग्रीड हुए थे कि गिलगित एजेंसी हुंजा बल्तिस्तान जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, जम्मू भी कश्मीर का पार्ट है। और ये इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ था 9 जुलाई 2019 को। भारत सरकार ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा कि जो ओरिजिनल पेपर चले गए हैं उसकी कॉपी चाहिए। तो 12 या 14 जुलाई को उन लोगों ने डॉक्यूमेंट हम लोगों को सर्टिफाइड दिए हैं जिसमें क्लियर हो गया कि वो प्रॉपर्टी हमारी है। गिलगित बल्तिस्तान जो है अभिन्न अंग है भारत का, वो एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान कह सकते हैं, रूल्ड बाय नहीं है। देखिए टेक्निकल लैंग्वेज है, रूल्ड नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं। अभी उन्होंने, मैंने सुना कि उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराया जाए, दैट इज इलीगल। वो प्रॉपर्टी, वो एरिया हमारा है। वो जो पूरी धरती है वहाँ की 72,000 स्क्वायर किलोमीटर की, वो हमारी, और लोग रहने वाले भी हमारे हैं। और बस दिल की बात बता दूं, वो बात अलग है वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से कोई कुछ ना बोले, लेकिन दिल से वो चाहते हैं भारत में मिल जाए। वो कोई कुछ कहता रहे, हमें पता है, लेकिन दिल से वो चाहते हैं कि भारत में मिल जाए। उनको बहुत परेशान किया था। एक तो वहाँ पर तालिबानियों ने अपनी बहुत ही घुसपैठ करने की कोशिश करी। हमें बताया गया कि वहाँ के आईसिस के लोगों ने घुसपैठ करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पर इनके पैर नहीं जम पाए। इसकी वजह ये थी कि वहाँ पर शिया हैं, 95-97% शिया वहाँ पर है, इस वजह से नहीं है कर पाए हैं वहाँ पर। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ पर बहुत से लोगों को ला कर कॉलोनी तौर पर बसाना शुरू कर दिया। वहाँ पे जब भेज करके उनको ज़मीन दिला के उनको रखने की कोशिश की जा रही कि वहाँ किसी तरह घुसपैठ हो जाए। तो साहब, और यही अगर हमारा ये पार्ट है तो आप देखिए करगिल से सीधे स्कर्दू से रशिया, अफगानिस्तान का सीधा रास्ता है हमारा। बाई रोड आप पूरे यूरोप जा सकते हैं। और यही वजह थी कि चाइना का भी इंटरेस्ट रहा, यही वजह थी ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट रहा, यही था। पाकिस्तान को तो खैर था ही, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तोड़ा भी इसीलिए कि किसी तरह हमारे काम आता रहेगा ये, कि अगर पाकिस्तान के उसमें कब्जा में चला गया। और मेजर ब्राउन को इसीलिए बुला के उन लोगों ने ऑनर भी किया। उसके बाद जब वो इंग्लैंड वापस चला गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उनको उसको ऑनर किया। उसका पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपना सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उसको दिया। वो इसलिए अवार्ड दिया कि उसने पाकिस्तान को हिंदुस्तान से तोड़ के गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान को सौंप दिया। म्यूट नहीं करी, उसने गद्दारी करी थी फौज से। ये बहुत बड़ी एक कहते नहीं घटना हुई थी। ये 48 का दौर था जिस टाइम हुई थी, जनवरी फरवरी का महीना। तो मेरा कुछ चीज़ें ऐसी हैं गिलगित बल्तिस्तान को लेकर के, मेरा वहाँ जाना और वहाँ मैंने स्टडी करी। मेरे रिश्तेदार, मेरे ब्लड, मेरे खून के रिश्ते सारे वहाँ मौजूद हैं भी। वो बेचारे अच्छे हैं और वो है, ठीक है, वो अपना पाकिस्तान की इस टाइम एडमिनिस्ट्रेट है तो वहाँ के मुल्क के उसमें हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कि बहुत ही लोग अच्छे हैं दिल के, बहुत ही खुश मिजाज हैं वहाँ के लोग, और बहुत ही ईमानदार लोग हैं। बहुत ही वहाँ पे शरा को मानते हैं। शरा मतलब ईमानदारी की, वो आईसिस वाली शरा नहीं, वो जिहादी शरा नहीं मानते हैं वहाँ पर, वो ईमान को मानते हैं, झूठ और सच को मानते हैं।
इसीलिए वहाँ एहतराम करते हैं हर मज़हब का। मैंने बताया था पहले शुरू के अंदर कि जो बुद्धिस्ट टेम्पल था उसको भी उन्होंने अपनी इमाम बारगाह बना रखी है, वहाँ पे घोड़े नहीं बांधे, माज़अल्लाह माफ़ कीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे पंजाब साइड में पाकिस्तान में कर रखा है और दूसरी जगह मंदिरों का हाल कर रखा, वहाँ नहीं लोगों ने किया। टेम्पल को छुपा के रखा शिव जी के, जाते खोद देते, इतने बरस रहा उनको ईंटों से ढक करके रखा उन्होंने छुपा करके। ये हमारा अभी तो सफ़र आधा हुआ है, अभी पूरा हुआ नहीं है। मैं आपके साथ अपनी जो भी सुना रहा हूँ, अभी मुझे बहुत सारी बातें करनी है। ये मेरा पहला पार्ट है, अब दूसरे पार्ट में फिर मैं हाजिर होता हूँ और बहुत सारी बातें करने जा रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, अपने लोगों के बारे में, और उस जगह जहाँ पर एक अजीब सी खुशबू आती है और आज भी वहाँ पे कहीं ना कहीं एक दर्द सा छुपा हुआ है, उन घाटियों के अंदर कहीं सिसक छुपी हुई है, उन पहाड़ों के अंदर एक जो शांति सी है, वो शांति कुछ कहती है जो कानों में गुनगुनाती है। उसको मैं सुनने के लिए बड़ा कहता रहे आतुर रहता हूँ कि काश हम सीधे जाएं, ड्राइव करके सीधे पहुँच जाएं और घंटों वहाँ जा करके बैठ कर सतपारा लेक के किनारे हम चाय पिएं और थोड़ा सा अपने लोगों से बातचीत करें। वो वक्त आएगा, ज़रूर आएगा। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, हम सेकंड पार्ट में फिर से हाजिर होंगे। गिलगित बल्तिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का आप लोगों को। मैं यहाँ पे बहुत सारी ग्राफिक्स नहीं दिखा सकता था, बहुत सी वीडियो और फोटोग्राफ नहीं दिखा सकता था, लेकिन नेक्स्ट हम अपनी वीडियो के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के कुछ वीडियोज़ और मैं आपको कुछ उसके अंदर फोटोग्राफ दिखाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।